हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, रामबाण सीरीज, जिसमें मैं टोटल 10 दिनों में मनोविज्ञान के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसका मैं हल कराऊंगा। इस रामबाण सीरीज में मैं आप सबको डेली मनोविज्ञान में 35 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हमारा जो है मनोविज्ञान का रामबाण सीरीज का पहला दिन है, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की, ये पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है कैटेल, दूसरा नंबर ऑप्शन है बीने, तीसरा नंबर ऑप्शन है वेस्लर और चौथा नंबर ऑप्शन है साइमन। तो अगर हम पहला नंबर प्रश्न का आंसर की बात करेंगे तो इसमें पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा बीने होगा। बीने ने क्या किया था, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी या हमारा जो है ब नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन है सत्यापन, दूसरा नंबर ऑप्शन है उद्भवन, तीसरा नंबर ऑप्शन है धारण और चौथा नंबर ऑप्शन है तैयारी। तो अगर दूसरा नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे हम लोग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यापन। सत्यापन जो है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। बुद्धि लब्धि को हम लोग आईक्यू भी बोलते हैं, ठीक ना। शॉर्टकट में इसको हम लोग आईक्यू भी कहते हैं। अब आईक्यू का सूत्र क्या होता है ये भी आप लोग को याद रखना है। तो आईक्यू का सूत्र होता है MA/CA × 100। MA को हम लोग मेंटल एज बोलते हैं और CA को क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। MA यानी मानसिक आयु और CA यानी वास्तविक आयु × 100, ये हमारा आईक्यू निकालने का सूत्र है, जिसको हम लोग बुद्धि लब्धि बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है प्रतिभाशाली, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है मूढ़, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है मंद और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है सामान्य। तो हम लोग अगर 80 से 89 वाले आईक्यू वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो उसे हम लोग मंद कहते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन जो है तीसरा नंबर प्रश्न का वह सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन आगे जो हम लोग क्या करेंगे, एक नजर में ये देखेंगे कि कितने आईक्यू वाले व्यक्तियों को या उसको जो है किस बुद्धि वर्ग में या किस बुद्धि श्रेणी में रखा जाता है। तो यह एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कितना से कितना आईक्यू रहेगा तो वो कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे अगर किसी का आईक्यू 140 से 200 तक रहे तो उसको हम लोग प्रतिभाशाली बोलेंगे, ठीक। अगर किसी का आईक्यू जो 120 से 140 तक रहे तो उसको प्रखर बुद्धि वाला बोलेंगे, ठीक। अगर किसी का आईक्यू 110 से 120 तक रहे तो उसे उत्कृष्ट बुद्धि का बोलेंगे। अगर किसी का आईक्यू जो है 90 से 110 तक रहे तो उसको हम लोग सामान्य बुद्धि बोलेंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, या इसको औसत बुद्धि भी कहा जाता है। सामान्य को हम लोग याद रखना है औसत बुद्धि भी ये कहा जाता है, ठीक। इसी तरह अगर 80 से 90 तक किसी का आईक्यू रहे तो उसको मंद बुद्धि कहा जाता है। अगर किसी का आईक्यू जो है 70 से 80 के बीच में रहे तो उसको निर्बल बुद्धि कहा जाता है। अगर किसी का आईक्यू 50 से 60 रहे तो उसको मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। अगर किसी का आईक्यू 25 से 50 रहे तो उसको मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। और अंत में दिया जा रहा है कि जिसका आईक्यू 25 से लेकर के उससे नीचे रहे तो हमारा वो जड़ बुद्धि कहलाता है। तो ये एक नजर में जो है जितने भी आईक्यू होते हैं नंबरिंग वाले और वो, और साथ में जो है उस अगर मतलब कि जिस व्यक्ति का जितना आईक्यू रहेगा तो उसका कौन सा बुद्धि का श्रेणी में वो आएगा वो था। तो इसको भी आप लोग जरूर एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्लियर। अब आगे चलेंगे हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो युंग जो थे एक कार्ल युंग, जिन्होंने जो है व्यक्तित्व प्रकार के लिए शारीरिक बनावट के आधार पर जो इन्होंने 3 भागों में बांटा।
जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी करके युंग के व्यक्तित्व के 3 प्रकार थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन से युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो पहला नंबर ऑप्शन का है अंतर्मुखी, दूसरा नंबर ऑप्शन का है एंड्रोमॉर्फी, तीसरा नंबर ऑप्शन का है बहिर्मुखी और चौथा नंबर ऑप्शन का है उभयमुखी। तो इसमें कौन सा जो है आंसर वो सही होगा? तो हमारा एंड्रोमॉर्फी जो है ये सही होगा, क्योंकि युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत एंड्रोमॉर्फी नहीं आता है। तो ब नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का यह सही हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा नंबर कह रहा है कि टाइप सी व्यक्तित्व को प्रतिपादन किसने किया? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किए थे? तो मोरिस ने किए थे। ठीक ना? इसके बाद आगे बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अहम प्राहम इदम, ठीक, इदम अहम प्राहम, या कह रहा है कि इदम प्राहम अहम, या चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है प्राहम अहम इदम। अब ये जो है सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर की अगर बात करेंगे तो व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या होता है? इदम अहम और प्राहम होता है, यानी इड, ईगो और सुपर ईगो। इदम को क्या कहते हैं? आईडी से सूचित करते हैं, इसको इड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद अहम को हम लोग ईगो बोलते हैं, ईगो भी याद रखना है, ईगो, ईजीओ, ईगो। और हमारा प्राहम उसको क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहते हैं। तो सुपर ईगो को भी याद रखना है, सुपर ईगो जो है ये सही हो जाएगा, ठीक ना? सुपर ईगो, क्लियर? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में क्या होगा? इदम अहम प्राहम। तो ये सही क्रम है व्यक्तित्व विकास का। तो 6 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब होगा। क्लियर? इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग, जिसमें दे रहा है कि कथानक अपवाद परीक्षण या आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? ठीक, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? टीएटी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, टीएटी भी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। और हिंदी में लिखा गया कथानक आत्मबोध या अपवाद भी बोला जाता है इसको। परीक्षण के निर्माता कौन है? ऐसे अगर एग्जाम में पूछे और इसके निर्माता कौन होंगे तो हमें बताना है कि मुर्रे एवं मार्गन जो है कथानक अपवाद परीक्षण के निर्माता है। इसी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? सादा कार्ड पूछेगा तो इसमें बताना है कि सादा कार्ड की संख्या 1 होती है। कथानक अपवाद परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितना होगा? तो 1 होगा, ये बताना है। या पूछे कि इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता मुर्रे एवं मार्गन होते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ठीक ना? इसी तरह आगे जो बढ़े हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर, तो उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? द्वंद्व, कुंठा, भूकंप या विवाह विच्छेद। तो सामाजिक रूप से प्रतिबल कौन सा या स्ट्रेस कौन सा होगा? तो हमारा विवाह विच्छेद होगा। द्वंद्व, कुंठा, भूकंप ये सब जो है सामाजिक नहीं है। तो सामाजिक प्रतिबल स्ट्रेस किस तरीके का होगा हमारा? तो विवाह विच्छेद से होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण, यानी जिसको शॉर्टकट में जीएएस बोलते हैं, जीएएस शॉर्टकट में, सामान्य अनुकूलन परीक्षण में कितने अवस्थाएं हैं? तो कितने अवस्थाएं? तो 3 अवस्थाएं हैं, ठीक। प्रतिरोध, परिश्रांति, ये सभी जो है हमारे समान अनुकूलन संरक्षण के चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति, ये 3 अवस्थाएं होती हैं सामान्य अनुकूलन संरक्षण के, ठीक ना? तो वही हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, या सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण के 3 अवस्थाएं होती है, चेतावनी, प्रतिरोध और परिश्रांति, ठीक। इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है कि इनमें से कौन असामान्यता के जैविक कारक नहीं है? असामान्यता का कौन जैविक कारक नहीं है? तो जैविक कारक इनमें से कौन नहीं होगा? तो आरंभिक वंचन जो हमारा असामान्यता का जैविक कारक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक ना? इसके बाद आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताया गया है कि ICD-10 प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ICD-10 जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रहा है भारतीय मनोचिकित्सा संघ द्वारा, अमेरिकी मनोचिकित्सा संघ द्वारा, या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या चौथा नंबर ऑप्शन कराएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर ICD-10 प्रस्तुत किया गया ऐसा प्रश्न है और पूछे कि किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया, तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स जो है हमारा, ठीक, वो सही हो जाएगा, ठीक ना?
इसी तरह आगे देखेंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन से हैं? तो दो ध्रुव कौन से होंगे? तो उन्माद और विषाद, ये दोनों जो है द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद आगे दे रहा है हमारा अगला क्वेश्चन में, इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि के से संबंधित है? मनोविश्लेषण विधि से कौन संबंधित है इनमें से? तो मुक्त साहचर्य या क्रमिक विसंवेदीकरण, स्वप्न विश्लेषण या स्थानांतरण की अवस्था। तो अगर हम देखेंगे मनोविश्लेषण विधि से संबंधित कौन है, तो क्रमिक विसंवेदीकरण जो हमारा मनोविश्लेषण विधि से वो संबंधित है। तो ब नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का वह सही हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो अल्बर्ट एलिस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट एलिस ने किया था। ठीक, इसी तरह आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? योग के मार्ग कितने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग इसको कि पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग कितने हैं? तो कितने होंगे? तो वो 8 होंगे। 8 होंगे। अब 8 ये कौन कौन से होंगे? तो इसको भी हम लोग एक नजर में समझा जाएगा। तो योग के 8 अंग, या ये पूछा जाए कि 8 मार्ग कौन कौन से हैं, तो एक नजर में हम लोग समझेंगे। पहला नंबर यम हो जाएगा, दूसरा नंबर नियम होगा, तीसरा नंबर आसन होगा, चौथा नंबर प्राणायाम, पांचवा नंबर प्रत्याहार, छठा नंबर धारणा, सातवां नंबर ध्यान और आठवां नंबर समाधि होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? योग के 8 अंग बोलते हैं। योग के 8 अंग कहें या मार्ग कहें। ठीक ना। तो ये याद रखना है। तो पतंजलि की अगर प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक, योग सूत्र में योग के कितने मार्ग या कितने अंग बताए गए हैं, तो वहां बताना है 8 होगा, और यही 8 है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लीजिएगा, या फिर किताब में दिया हुआ ही है, आप लोग पढ़े होंगे किताब को, तो उसमें बताया गया है ये चीजें। ठीक, इसी तरह आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताया गया है या पूछा गया है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार है किसका? मनोवृत्ति का, कि मूल प्रवृत्ति का, या संवेग का, या प्रेरणा का। तो पूर्वाग्रह एक किसका प्रकार है? तो यह एक मनोवृत्ति का प्रकार है। ठीक ना, यह मनोवृत्ति का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा ये सही हो जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया है कि मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल किसने दिया? मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल किसने दिया? तो किसने दिया था? तो मीड एवं बेनेडिक्ट ने जो है मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया था। ठीक, इसी तरह आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताया गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो फ्रीटज हाइडर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। ठीक, इसके बाद आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए एक समूह के निर्माण में? तो 2 सदस्यों का होना जरूरी है। ये 7वां लेसन समूह वाले पाठ में पढ़े भी होंगे आप लोग, और उसमें बताया भी गया है कि एक समूह के निर्माण के लिए, समूह की संरचना के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तभी समूह का निर्माण होगा, या उससे अधिक लोग होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर अ जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में किया है। समूह वाले पाठ में भी पढ़े होंगे आप लोग कि प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के बारे में। तो इसका मतलब प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में समूह का वर्गीकरण किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो किसने किया था? तो चार्ल्स कूले नाम करके व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया था? प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में समूह को बांटा था। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का यह सही हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था कौन सी है? तो कौन सी होगी? तो समूह का प्रभाव। समूह का प्रभाव जो है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था कहलाएगा।
तो ब नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे तो इसमें पूछा गया कि एक सामाजिक समूह के निम्नलिखित में किस प्रकार का सर्वाधिक एकता होती है। तो किस सर्वाधिक एकता किसमें होगी, तो अंतः समूह में जो है सर्वाधिक एकता होती है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 23वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, ये पूछा गया है। तो आधार कौन सा होगा, तो तर्कपूर्ण चिंतन जो है ये मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इसमें कह रहा है कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन है पूर्व व्यवहार अनुबोधन, दूसरा नंबर ऑप्शन है पश्च व्यवहार पूर्वबलन, तीसरा नंबर ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा और चौथा नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ये अ ब स जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही होगा, ठीक ना। तो पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल देते हैं पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक, तो ये तीनों माध्यमों पर बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ड जो है हमारा ये सही हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 25वां नंबर देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है। आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, मॉडलिंग, ठीक, या कुंठा, या ऑप्शन नंबर सी स है हमारा व्यवहार परक औषध, या ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों का पालन पोषण। तो इसमें अगर मॉडलिंग का कारण जो मतलब आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, तो हमारा वो कारण कौन नहीं होगा, तो मॉडलिंग नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर अ जो है 25 नंबर प्रश्न का ये सही हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 26वां नंबर, जिसमें कहा गया है कि संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। तो संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, तो सांवेगिक स्थिरता जो है हमारा संचार कौशल के लिए अनिवार्य नहीं माना जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 27वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें कहा गया है कि संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है। तो संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है, तो कौन होगा, तो हमारा कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है, ये सही हो जाएगा। कूट संकेतन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को विकसित करता है, ये संचार में कूट संकेतन की विशेषता जो है ये कहलाता है। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है 27 नंबर प्रश्न का ये सही हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 28वां नंबर प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, तो आल्पोर्ट को जो है व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक कहा गया है। तो आल्पोर्ट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें बताया गया कि एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है। एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है, तो विषादी विकार जो है एक ध्रुवीय विकार का जो है दूसरा नाम है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया कि किसने कुंठा आक्रामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने कुंठा आक्रामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया, तो मिलर तथा डोनाल्ड ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा सभी लोग। और याद रखिएगा कि किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो मिलर तथा डोनाल्ड ने जो है कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें बताया गया है या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन या किसे जो मतलब कि ध्वनि के मात्रक के रूप में मापा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा जो है मात्रक है जो ध्वनि का माप है। ध्वनि को हम लोग उससे मापते हैं, बेल से मापते हैं कि माइक्रो बेल से मापते हैं कि डेसिबल से मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये सब प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि डेसिबल से जो हम लोग ध्वनि को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर स जो है ये सही हो जाएगा। और इसको वीवीआई करके इसको भी जरूर आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि को मापते हम लोग किससे हैं, तो डेसिबल से मापते हैं। इसके बाद 32वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं किसके साथ,
तो पिता के साथ करती हैं। लेकिन यही अगर प्रश्न ऐसे दे दे कि फ्रायड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करते हैं, तो बालक किसके साथ प्रतियोगिता करते हैं, तो माँ के साथ करते हैं। लेकिन लड़कियां इलेक्ट्रा की अवधि में किसके साथ प्रतियोगिता करती है, तो वो पिता के साथ करती है। तो ऑप्शन नंबर डी या द जो है हमारा ये सही हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। इसके बाद हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें पूछा गया है कि मनोवृत्तिक परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। मनोवृत्तिक परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो एमएस मोहसिन ने जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो 100 नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का वो सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 34वां नंबर, जिसमें दिया गया है कि फ्रायड के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल क्या है। तो फ्रायड के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल क्या है, अगर ये पूछे तो याद रखना है चेतन होता है, ठीक, एक होता है चेतन, दूसरा होता है हमारा अर्धचेतन, ठीक, अर्धचेतन, अर्धचेतन होता है, ठीक, और तीसरा होता है अचेतन, तीसरा होता है अचेतन, अचेतन। ये हमारा क्या होता है, फ्रायड के अनुसार मन का आक्रात्मक मॉडल होता है, ठीक। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखना है कि अब मन का आक्रात्मक मॉडल कौन सा है, तो यहाँ पे इदम लिखा है, अहम लिखा है, अर्धचेतन लिखा है और प्राहम लिखा है। तो इदम, अहम, प्राहम ये तीनों तो व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। अभी पिछले प्रश्न में भी हम लोग देखे थे कि व्यक्तित्व विकास का सही क्रम क्या है, तो ईगो कह रहे हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो होता है, यानी इदम, अहम, प्राहम होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया मन का आक्रात्मक मॉडल, तो मन का आक्रात्मक मॉडल कौन कौन सा है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा आक्रात्मक मॉडल कौन सा दिख रहा है, तो अर्धचेतन दिख रहा है।